मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी परेशान है कि अब ममता बनर्जी खुलेआम ये कह रही है कि अब अगर बीजेपी को रोकना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। कांग्रेस को, सीपीएम को, सीपीआईएमएल को, सबको साथ बुला रही है। क्या सबको जाना चाहिए साथ में? क्या कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए ममता बनर्जी के साथ? आज सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या उस कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी के साथ जाना चाहिए जिस कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी ने बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। जिस कांग्रेस को साथ में लड़ी ममता बनर्जी 2011 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद पूरी पार्टी को निगल गई, क्या उस कांग्रेस को ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी को खुद अपने बलबूते पश्चिम बंगाल में खुद को मजबूत करने की का समय नहीं आ गया है? क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के लिए यह स्वर्णिम अवसर नहीं है जब कांग्रेस पार्टी खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है और खुद को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती दे सके? दोस्तों, यह संभव है। पश्चिम बंगाल का इतिहास बताता है जब 1977 में जब सीपीएम चुनाव जीती, कांग्रेस चुनाव हारी, धीरे धीरे कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। फिर वाम मोर्चे का समय आया। वाम मोर्चा 11 में सत्ता से बाहर हुई, 16 तक बची रही, लेकिन जब तीसरा विकल्प मिल गया बीजेपी के रूप में, यह लग गया बंगाल के लोगों को कि नहीं, सीपीएम ममता बनर्जी को नहीं हरा सकती, सीपीएम ममता बनर्जी को नहीं हरा सकती, बीजेपी हरा सकती है। सीपीएम के साथ रहे जितने वोटर थे सब बीजेपी के साथ आ गए। सच है या नहीं है? 2011 में सबको लगा कि ओनली ममता बनर्जी कैन डिफीट लेफ्ट फ्रंट, ममता बनर्जी को साथ मिला। ऐसा हर जगह हुआ है और पश्चिम बंगाल में ऐसा ही हुआ है। इस बार भी होगा दोस्तों। अब बीजेपी के खिलाफ एक बात होता है, ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? 2-3 ताकत है ममता बनर्जी की सबसे बड़ी। एक तो वो सिंडिकेट का फॉर्मूला, टोलाबाजी का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ममता बनर्जी ने सीपीएम से अपनाया कि पार्टी सरकार का, जिसे हम कहते हैं ना कि पार्टीकरण कर देना, मतलब सरकार की जितनी भी सुविधाएं आपको चाहिए टीएमसी के कार्यालय से मिलेगा। पहले क्या होता था? सीपीएम के कार्यालय से मिलता था। इसीलिए जब टीएमसी 2011 में सरकार में आई थी मित्रों, सबसे पहले क्या किया था कि सीपीएम के कार्यालय पर कब्जा कर लिया था और सीपीएम के जितने भी लाल झंडा वाले कार्यकर्ता थे सब के सब टीएमसी में शामिल हो गए। सच है गलत है? सीपीएम कमजोर होती गई, 2016 तक कम कमजोर हुई, 2021 में 19 से ही कह लीजिए आप, 19 में ही 2019 लोकसभा चुनाव में ही बंगाल के लोगों को लगा कि सीपीएम कैन नॉट डिफीट ममता बनर्जी, ओनली बीजेपी कैन डिफीट। सीपीएम का सब वोटर चला गया बीजेपी में। सच है कि नहीं ये बताइएगा? जब तक पश्चिम बंगाल के लोगों को लगा कि कांग्रेस भी 2016 में अब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ रही है, कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलकर ममता बनर्जी को हरा देगी, मिला वोट। लेकिन जब 2019 आते आते लग गया कि यार ममता बनर्जी जब कभी भी मुख्यमंत्री बनती है कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लेती है, उम्मीदवार जीतता है कांग्रेस के सिंबल पर, हाथ छाप पर जाके बदल जाता है, वहां ममता बनर्जी खरीद लेती है। 19 लोकसभा चुनाव आते आते 2021 के विधानसभा चुनाव तक पश्चिम बंगाल के लोगों को लग गया कि यार ये वाम मोर्चा से, कांग्रेस पार्टी से कोई फायदा नहीं होना है, ममता बनर्जी से केवल बीजेपी लड़ सकती है। परिणाम क्या हुआ देखा आपने? 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर, 21 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर और 2026 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नंबर 1, 24 में भी दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। तो ये ऐसा होता है। तो कांग्रेस को केवल पश्चिम बंगाल में यह साबित करने की आवश्यकता है कि बीजेपी की ममता बनर्जी दोस्त है। कांग्रेस को, राहुल गांधी को यह साबित करने की आवश्यकता है कि ममता बनर्जी ने, बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच सांठगांठ है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी और उसके लिए आपको याद होगा राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने जिस दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान था, राहुल गांधी ने एक वीडियो बयान में कहा था ना कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को इतना सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत कर दिया है कि इसमें किसी तीसरी चौथी ताकत के लिए कोई जगह नहीं है।
चुनाव केवल हिंदू मुसलमान हो गया है, याद है। तो प्लेटफॉर्म तैयार है, प्लेटफॉर्म तैयार है। कोई कारण नहीं बनता कि कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी के साथ जाना चाहिए। कांग्रेस के लिए आधार तैयार है। ममता बनर्जी और बीजेपी मिले हुए हैं, यह कांग्रेस पार्टी साबित कर सकती है। 1996 का लोकसभा चुनाव, 98 का लोकसभा चुनाव, 1999 का लोकसभा चुनाव, 2004 का लोकसभा चुनाव, ममता बनर्जी ऑलरेडी बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़ी थी। इतिहास गवाह है। इस बार भी 2016 तक ममता बनर्जी के निकटतम प्रतिद्वंदी हुआ करती थी सीपीएम और कांग्रेस पार्टी। 2011 का विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस टीएमसी साथ में लड़ी, लेकिन कांग्रेस को खत्म हो जाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नहीं रही क्या? इसी कारण से सीपीएम और कांग्रेस 1, 2, 3 विधायकों वाली पार्टी बनके नहीं रह गई। 2021 में तो 0-0 दोनों को मिला था। तो ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं दोस्तों। इसीलिए, और जो वोट बैंक, दूसरा बात, जो वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ है, वो वोट बैंक इजीली, दो तरह के वोटर हैं ममता बनर्जी के साथ। एक सत्ता वाला वोट, सत्ता वाला वोट वो है जो पहले जब सीपीएम की सरकार थी तो सीपीएम के साथ थी। टोलाबाज, पार्टीबाज, सिंडिकेटबाज, ये वोट, वो वोट तो पहला कोशिश करेगा बीजेपी में जाने का, सच है। दूसरा है जो वोटर है वो मुसलमानों का है। मुसलमानों में आज भी टीएमसी मजबूरी है। मुस्लिम मतदाताओं में पश्चिम बंगाल में टीएमसी मजबूरी है। राइट चॉइस बेबी कांग्रेसी है वहां, सच है या गलत है? पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के बीच सबसे फेवरेट पार्टी के रूप में अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस को बचना होगा इस चीज से भी, याद रखिए। कांग्रेस अगर ममता बनर्जी वाली राजनीति करेगी तो फिर कांग्रेस मुख्य विपक्ष तो बन सकती है। कभी भी ये कांग्रेस सपना अगर देख रही होगी कि पश्चिम बंगाल में हम सत्ता में आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल से हम अधिक से अधिक लोकसभा सीटें जीत लेंगे, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि जो हिंदुत्व की लहर बही है पश्चिम बंगाल में, उस लहर को रोकना अब कुछ वर्षों तक तो संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस को पहला टारगेट करना पड़ेगा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बने पहले। जैसे बीजेपी ने अपना टारगेट फिक्स किया 2016 में कि 2021 आते आते हम पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बनेंगे, तो कांग्रेस सबसे पहले दूसरे नंबर से ममता बनर्जी को हटाना पड़ेगा, तभी कांग्रेस का वहां पर पुनरुद्धार हो सकता है। अदरवाइज अगर कांग्रेस गई, अगर दूसरे नंबर पर नहीं पहुंचेगी, सीधा एक नंबर पर पहुंचने के लिए कांग्रेस ने गठबंधन किया, तो याद रखिए गठबंधन करने के बाद क्या होगा? सत्ता में माने चुनाव लड़ने के बाद जीतेगी नहीं, ये बात तो तय है। अगला चुनाव भी नहीं जीतेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कम से कम 10 साल तो अभी बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। जितने संघर्ष के बाद बीजेपी चुनाव जीती है ना पश्चिम बंगाल में, कहा जाता है दोस्तों, एक कहावत है, संघर्ष जितना भीषण होगा, ठीक है, परिणाम उतना ही मजेदार होगा। ठीक है, तो बीजेपी ने काफी संघर्ष किया है पश्चिम बंगाल में, 2016 से 26 तक लड़ी है पश्चिम बंगाल में, तो इसीलिए लंबा चलेगा। कांग्रेस को लंबी राजनीति करनी पड़ेगी। कांग्रेस का पहला टारगेट होना चाहिए 2031 विधानसभा, 29 लोकसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बननी। जैसे बीजेपी ने 2021 में 77 विधानसभा सीट जीती थी, 2019 में बीजेपी 18 लोकसभा सीट जीती थी। कांग्रेस की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए। और टीएमसी नेस्त नाबूद हो, यह कांग्रेस को कोशिश करनी पड़ेगी। अगर टीएमसी को बचा कर रखेगी कांग्रेस, बताइए तो कांग्रेस कब जिंदा होगी? और अगर बच गई टीएमसी, अगर बच गई, मान लीजिए फिर कांग्रेस ने जिंदा कर दिया ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी क्या करेगी? फिर ममता बनर्जी नहीं रहेगी मान लीजिए 10 साल के बाद। अभिषेक बनर्जी भी वही खेल करेंगे जो खेल ममता बनर्जी ने किया। 2011 में साथ लड़े, सरकार में आए, कांग्रेस पार्टी के आधे विधायक को पार्टी में मिला लिया। बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, जिस सोमेन मित्रा के नाम पर, दोस्तों याद रखिएगा मैं बता रहा हूं, जिस सोमेन मित्रा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई थी, उसी सोमेन मित्रा को
ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में शामिल किया था। आपको आश्चर्य लगेगा जानकर। तो राजनीति यही होती है। क्षेत्रीय दलों को कभी भी कांग्रेस पार्टी अपने कंधों पर बैठाकर अगर सत्ता तक पहुंचाएगी तो कांग्रेस को कीमत अदा करना पड़ेगा, जो कीमत अदा किया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पास इससे बेहतर मौका पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेगा। अब जाने राहुल गांधी, जाने कांग्रेस, मुझे क्या, मुझे तो केवल राजनीतिक खबरों का विश्लेषण करना है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, एक बात जरूर है दोस्तों, जहां तक मेरी व्यक्तिगत सवाल है, मेरा मानना है कि जितने भी राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम से कम होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की भूमिका जब बढ़ जाती है राष्ट्रीय राजनीति में तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर खतरा आता है। और उसी का परिणाम है कि आज जब से भारत के अंदर क्षेत्रीय दलों की राजनीति मजबूत होती गई, वैसे वैसे जातिवादी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण भारत में राष्ट्रीय एकता और अखंडता कमजोर हुआ है। आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।